9 साल की उम्र में जिनको जिंदा, प्लीज साइलेंस प्लीज सर, प्लीज कंक्लूड, वी आर अबाउट टू स्टार्ट क्वेश्चन आवर। छोटे साहबजादों को जिंदा नीहों में चिन दिया गया, उसके लिए वीर बाल दिवस जो 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है, मैं उसका धन्यवाद करता हूं। हिंदी के एक कवि मैथिली गुप्त ने सर क्वेश्चन 166 श्री राजीव शुक्ला। Honorable Minister. Sir, Honorable Chairman, sir, answers laid on the table of the House. Shri Amar Patnaik. Thank you, Chairman, sir. So, question to the Honorable Minister through you, sir. So, is the Minister of Culture aware that a CHU audit in 2013 attempted to physically verify nationally protected monuments, and of the 1655 it looked up, it could not find 95 of them? So in this context, is the ministry considering policy interventions included but not restricted to restoring geographical mapping of the monuments, as well as include additional sites that satisfy the new rules? If yes, then Honorable Minister. Honorable Chairman, sir, this is not a question, but it's a statement and it's in the nature of a suggestion. So we'll take it like that. Shri Sanjaoba Reshamba. महाराजा संजय खोलेंगे चिंता ना वहीं से इसमें अपने आप खोल देंगे वही ना। Sir, my supplementary question is, sir, though the question is bound to Chhattisgarh, whether the minister would kindly take up such steps of restoration and renovations in the northeast states of India, because there are innumerable heritage sites in Manipur and other northeastern states. Honorable Minister. Question pertains to, the original question pertains to Chhattisgarh. Now, the Honorable Member has made a statement regarding Manipur. I'll provide him with the data because there are sites in Manipur which are under ASI and we are protecting them. Question number 167, Dr. C.M. Ramesh. Sir, 167. Honorable Minister. It is laid on the table, sir. Supplementary one. Sir, whether government proposed to constitute a committee of experts to streamline the archives records in the country on specific lines which are voluminous in nature and switching over from physical format to digital format to save valuable storage space. Honorable Minister. चेयरमैन सर, जनवरी 2021 से एक अभिलेख पटल करके पोर्टल सरकार ने तैयार किया है और इसकी मेंटेनेंस केजीएस माइक्रो सिस्टम मुंबई के द्वारा किया जा रहा है। इसमें 4 काम विशेष रूप से हो रहे हैं: प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, रिपेयर एंड रिहेबिलिटेशन एंड डिजिटाइजेशन। तो जो माननीय सदस्य जी ने प्रश्न किया है वो इस अभिलेख पोर्टल के पटल के माध्यम से काम किया जा रहा है। सप्लीमेंट्री 2। Since the world has been witnessing rise of technology and digital data, whether adequate staff is available to expedite the process of the benefit to research scholars and historians. Honorable Minister. चेयरमैन सर, ये जैसे मैंने बताया कि जो स्कॉलर्स हैं, हिस्टोरियन हैं, ये हमारे विद्वान लोग हैं जो इस काम को देखते हैं, उनके लिए जैसे मैंने कहा अभिलेख पटल का विषय रखा और जैसे माने सदस्य ने कहा स्टाफ हमारे पास अभी एडुकेट है, फिर भी पीपीपी मोड पे भी हम इस काम को कर रहे हैं और प्राइवेट लोगों से भी इस काम को करा रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है। श्री जयंत चौधरी। सभापति जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं ये बात रखना चाहता हूं चौधरी चरण सिंह जी से जुड़े दस्तावेजों के संबंध में। जैसा कि मंत्री जी को विदित होगा, चौधरी साहब के निधन के बाद उनसे जो उनका पत्राचार था, जो उनके लिखे गए लेख थे, हजारों डॉक्यूमेंट्स हैं जो परिवार ने नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी को सौंपे थे। डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है, 10 साल पुरानी परियोजनाएं हैं, लेकिन दुख की बात है कल कहाँ एक तरफ हम किसान दिवस मनाएंगे, चौधरी साहब को
सब लोग मिलके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, लेकिन पिछले 8 वर्षों से ये योजना ठप पड़ी है। मैं एक आश्वासन चाहता हूं, सदन को मंत्री जी आश्वस्त करें कि जितने भी संसाधन जुटाने पड़े, ये राष्ट्र की धरोहर है, राष्ट्र की संपत्ति है, उन दस्तावेजों को आप प्रॉपर्ली डिजिटाइज करेंगे समय सीमा रहते हुए। धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। चेयरमैन सर, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके रिकॉर्ड का रखरखाव जो हमारे हिस्ट्री से संबंधित हैं या दस्तावेज हैं वो सर्वोच्च प्राथमिकता में आता है। हमने स्केल भी बढ़ाया, स्पीड भी बढ़ाई है। जो माननीय सदस्य ने चौधरी चरण सिंह जी के बारे में प्रश्न किया है, प्रधानमंत्री संग्रहालय, उसमें हमने चौधरी चरण सिंह जी से संबंधित कुछ दस्तावेज भी, कुछ अभिलेख भी आपसे रिकॉर्ड में लिए भी हैं और रखे भी हैं। फिर भी अगर आप कुछ चाहेंगे कि और कुछ रखना है तो हम जरूर रखेंगे, निश्चित रूप से रखेंगे चौधरी चरण सिंह जी के लिए। सुलता देव। Thank you, Honorable Chairman sir, for giving me the permission. मैं उड़ीसा से बिलोंग्स करती हूँ। उड़ीसा राज्य संग्रहालय को लेके मेरा एक प्रश्न है। उड़ीसा राज्य संग्रहालय में 20,000 बंडल ऑफ पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट है, जिसमें 500 चित्र मनुस्क्रिप्ट में भी है, जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिजिटलाइजेशन करवाने का प्रक्रिया शुरू किया था मगर बंद हो गया। फिर भी स्टेट गवर्नमेंट ने उसको कंप्लीट किया। मगर मेरा क्वेश्चन है कि जो डिजिटलाइजेशन होके जो डीवीडी बना हुआ है वो डीवीडी कितने सारे डीवीडी है, जिसमें वो कुछ डीवीडी देखा जाए तो काम नहीं कर रहा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसको क्या फिर से री डिजिटलाइजेशन करने का कोई प्रक्रिया है। और एक ऐड कर रही हूँ, हमारे वहाँ पर 25,000 एंशिएंट कॉइन्स है जो दे नीड टू बी डॉक्यूमेंटेशन, उसका कुछ प्रावधान है क्या? ऑनरेबल मिनिस्टर। थैंक यू। चेयरमैन सर, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया, देखिए हमारे नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया से संबंधित मूल प्रश्न है। ये मैन्युस्क्रिप्ट मिशन एक अलग संस्थान है। फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि एक तो हमारे नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया के एक रीजनल ऑफिस है भोपाल और 3 रिकॉर्ड सेंटर है, जिसमें एक भुवनेश्वर भी है। तो जो माननीय सदस्य ने चिंता प्रकट की है, हम उसमें भुवनेश्वर से संबंधित अधिकारियों से निर्देशित करके और समाधान कराने का पूरा प्रयास करें। श्री एस सेल्वागन बाथी। Honorable Chairman, sir, my question to our Honorable Minister is that in his department, digital logbooks are being maintained or not, which may contain textual and photographic or video record of the state, the physical preservation of the monuments, so that no record will be untraceable in future. Honorable Minister. चेयरमैन साहब, जैसे मैंने बताया कि मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें डिजिटलाइजेशन का काम बहुत बड़े स्केल पे लिया है। हमने स्केल भी बढ़ाया और स्पीड भी बढ़ाया। जहां 2012-13 में 5 लाख पेज ही डिजिटाइजेशन की ओर होते थे, वो हमने 15-17 में 19 लाख 80 हजार की तरफ चले गए। हम करीब 2 करोड़ 7 लाख अक्टूबर 22 तक कर चुके हैं। टोटल हमारा 4.5 करोड़ पेजेस का करना है। जो इन्होंने कहा है वो भी इसमें ही सम्मिलित है और हम तेजी से इसमें काम कर रहे हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 168, डॉक्टर सोनल सिंह। Thank you, sir. Question 168. ऑनरेबल मिनिस्टर। सप्लीमेंट्री 1। Countries which have been given tourist visas. ऑनरेबल मिनिस्टर। जी, पर्यटकों को वीजा देना एक सतत प्रक्रिया है और इसमें खुशी की बात यह है कि कनाडा जुड़ा नहीं था, कल की तारीख में कनाडा भी जुड़ गया है। इस तरह से हमारे पास इस समय 164 के बजाय 165 देशों को हम लोग वीजा दे रहे हैं। सप्लीमेंट्री 2। Details of exemption in the field of tourists to government, by government for the foreign tourists. Honorable Minister. Honorable Minister. जी, हमने पहले 5 लाख पर्यटकों को फ्री वीजा दिया और उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर दिया और जो
बहुत अच्छा उसके बाद से आना जाना प्रारंभ हुआ, क्योंकि कोविड ने पूरे ही देश नहीं दुनिया को तहस नहस कर दिया था। और अब धीरे धीरे हम लोग फिर से पर्यटकों को जो आने का न्योता दे रहे हैं, 165 देशों से आना जाना प्रारंभ हमारा हो गया है। और एकदम से आपने अभी देखा होगा कि बनारस में कहीं जगह नहीं मिली, होटल पैक थे, 4 धाम पैक हो गए थे, और कश्मीर में अनएक्सपेक्टेड इतना टूरिज्म बढ़ गया उसके बाद से कि हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। हर प्रकार की सुविधाएं हम दे रहे हैं, सुरक्षा हो, और उनको कहीं पर भी 10 भाषाओं में 12 भाषाओं में लगभग हम लोग टोल फ्री नंबर दे रहे हैं ताकि वो अपने बारे में जानकारी जान लें। अगर कहीं पर वो संकट में आ जाएं तो उसका निवारण किया जा सके। और हमारी सरकार ने ये एक व्यवस्था करी हुई है कि सारे विभागों से, जिसमें होम भी है, पर्यटन तो है ही है हमारा, ये सारे लोग मिलकर काम करेंगे और अगर कहीं संकट आता है तो तुरंत उसका निवारण करेंगे। और पर्यटन पुलिस की भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और कई हमारे प्रदेशों ने पर्यटन पुलिस की व्यवस्था भी कर दी है। डॉक्टर शांतनु सेन। Thank you, sir. Through you, my question to our learned minister is, so for the UK visa is concerned, there is one organization called VFS who is making so much of problems. Sir, if the family members are giving application together, they are getting on separate dates. They are literally in a mood of minting money, sir. Your question? Yeah, my question is why this VFS sort of organization can't be tackled properly? Though I must appreciate that whenever our learned minister is approached personally, he happens to be very much helpful. But this type of organization must be taken care of very carefully, sir. Thank you. Honorable Minister. बिल्कुल ठीक है। Dr. K. Lakshman. Thank you, sir. At the outset, I would like to thank our beloved Prime Minister Modi ji and Ministry for including the famous Jogalampa Temple Shakti Pit in Mahbubnagar district in Prasadam scheme and getting UNESCO recognition for Ramappa Temple, a 1,000-pillar temple in Telangana. I would like to know through you, sir, what are the measures taken by the government to expedite the matter for completion of the above 2 projects to attract tourists and pilgrims from all over the world? Thank Honorable you. Minister. Honorable Minister. जी, पूरी तरह से जो भी हम धनराशि यहाँ उपलब्ध कराते हैं उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और अगर वहाँ समय पर कहीं काम प्रारंभ नहीं हो पाता है तो उसके कारण पूछते हैं और राज्य सरकारों को ही ये काम कराना होता है। मॉनिटरिंग की व्यवस्था हमारी चुस्त और दुरुस्त रहती है। श्री G.K. Vasan. Sir, I am thankful to the Honorable Minister, sir, that in our country, e-tourist visa is presently extended to the nationals of 165 countries through 29 international ports and 5 seaports, sir. Sir, my pointed question is, sir, post-COVID, to restart inbound tourism in the country and to attract foreign tourism, sir, I would like the Honorable Minister, sir, on arrival visa into India has to be facilitated by the Indian government, tourism ministry from countries within marked by the ministry, sir, has to be reinstated. Honorable Minister. जी, मैं माननीय सदस्य महोदय को अवगत कराना चाहूँगा कि ई वीज़ा के अलावा हम सीधे वीज़ा भी देते हैं और कहीं पर भी अगर कोई परेशानी आती है तो हम उसका निराकरण करते हैं। मैं पहले बता चुका हूं कि 5 लाख लोगों को हम लोगों ने फ्री वीज़ा दिया और फ्री वीज़ा जो दिया है लोगों को, उसके बाद से पर्यटकों का फ्लो बहुत तेजी से भारत की ओर बढ़ा है। मैं पहले ही कह चुका हूं इस प्रश्न के उत्तर में, सुरक्षा भी हम चाक चौबंद करते हैं। प्रदेशों के साथ हमारी बैठक होती है, होम मिनिस्ट्री के साथ हमारी बैठक होती है और राज्यों को हम आग्रह करते हैं, यद्यपि
सुरक्षा की व्यवस्था राज्यों की है, लेकिन हम यहाँ से समय समय पर गाइडलाइन जारी करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 169, डॉक्टर अशोक वाजपेयी। 169 सर। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। सप्लीमेंट्री 1। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि अभी भी बहुत से राज्यों में जो हाइब्रिड तरीके से सूचना प्राप्त करने की सुनवाई की सुविधा वर्चुअली या फिजिकली उपस्थित होकर प्राप्त करने की जो व्यवस्था है, अभी भी बहुत से राज्यों में व्यवस्था लागू नहीं है। क्या भारत सरकार इस संबंध में कोई एडवाइजरी जारी करेगी कि सभी राज्यों में इस प्रकार की सुविधा रहे हाइब्रिड तरीके से? सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य जी को ये सूचना देना चाह रहा था कि समय समय पर हमारा केंद्रीय आयोग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इस विषय को लेकर के भिन्न भिन्न प्रदेश सरकारों के साथ आग्रह भी करता है, उनको जो नए टेक्नोलॉजी के जो आयाम केंद्र में इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं, उपयोग में लाए जा रहे हैं, उनसे अवगत भी करवाता है और धीरे धीरे इस क्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। जहाँ तक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का संबंध है, हम ये कह सकते हैं कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार डिजिटलाइजेशन के क्रम को गति दी, उसका एक बेहतरीन उदाहरण है और वो इस बात से भी प्रमाणित होता है कि बावजूद कोविड के और कोविड आने से पहले ही इतना सक्षम हो गया था हमारा ऑनलाइन व्यवस्था का सिस्टम कि उसके ऊपर किसी प्रकार से कोई असर नहीं पड़ा, कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बजाय, बल्कि ऐसा भी है एक उदाहरण जो जून 2020 में जबकि कोविड के बावजूद डिस्पोजल ऑफ केसेस 1889 था और उसकी तुलना में पिछले जून में 2019 में जबकि कोविड नहीं था उससे कम 1398। कहने का तात्पर्य कि अगर हम 7 साल की भी तुलना करें, जो गुजरे 7 साल जिसमें कोविड के भी 2-3 साल आ जाते हैं और उससे पहले के भी, तो यूपीए सरकार की तुलना में हमारा डिस्पोजल रेट 92% से भी अधिक रहा, मोर देन 92%। और इसके अतिरिक्त हमारा कंप्लायंस रेट अब बढ़ करके लगभग 94% हो चुका है। और इसका एक ये भी कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के सदस्यों की नियुक्तियां भी समय समय पर होती रहीं। पिछली सरकार में कोई ऐसा भी बीच में अंतराल आता रहा जब मात्र 3 सदस्यों के साथ कमीशन काम करता था। यहाँ आज भी 8 सदस्य 10 में से हैं, 2 की अभी एक्सपायर हुई है टर्म, इस कारण वो स्थान रिक्त है। तो कहने का तात्पर्य ये कि और इसके अतिरिक्त बहुत से और ऑनलाइन सुधार भी लाए गए। उदाहरण के तौर पर आरटीआई को अब आपके मोबाइल ऐप पर ला दिया गया है, कभी भी किसी भी समय आरटीआई दर्ज करवाया जा सकता है। और ये सारा प्रक्रियाओं का सरलीकरण होना और पूरी तरह से लगभग ऑनलाइन होने के कारण मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे इस प्रक्रिया में आगे गति पड़ रही है। सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री से मैं जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित केंद्रीय सूचना आयोग में कितने प्रकरण लंबित हैं तथा राज्य सूचना आयोग में कितने मामले लंबित हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर। भिन्न भिन्न प्रदेशों में अपनी अपनी व्यवस्था है और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का जो एक्ट है, आरटीआई एक्ट, उसको थोड़ा बहुत अपने ढंग से वहाँ पर उपयोग में लाया जाता है या उसको लागू किया जाता है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की स्पेसिफिक मेंबर्स की संख्या की जानकारी है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इस प्रकार का रिकॉर्ड नहीं रखता, लेकिन यदि सदस्य आग्रह करेंगे तो हम वो सूचना प्राप्त करके उनको उपलब्ध करवा देंगे। श्री वी विजय साई रेड्डी। Sir, thank you, sir. I am very glad that I got an opportunity when Honorable Prime Minister is present in the House, sir. Sir, the number of information officers, first appellate authorities, Central Information Commission, and State Information Commission in the government have remained stagnant in the last few years, which has only aggravated the delay of pendency of cases. I would like to know from the Honorable Minister what steps the government is taking to address this issue. Honorable Minister. Thank you, sir. Sir, I think with due respect to the honourable member, the statistics point out otherwise.
Instead of a delay, there has been expediency in the procedures. The disposal rate, as I just now mentioned, has gone up to almost 93%. This is also because all the members of the Commission are usually sought to be kept in place, and the vacancies are filled up in due time. Secondly, sir, because of the online procedures, as I mentioned right now, and also the simplification of the RTI filing. At the same time, we have fixed timelines for first appeal, second appeal, third appeal. And as I said, even during the COVID. So we have actually picked up. And as far as the public authorities are concerned, I would just like to add over there, some of the public authorities which come under the purview of RTI, we have around 25,000 across the country. We have currently more than 24,000 already included in the RTI Act, and they are the percentage of their filing annual returns is almost more than 92%, which was not happening earlier. So on the contrary, in the last 7-8 years, these figures point out to increase in expediency, increase in disposal, and also increase in the compliance by the public authorities. I can read the figures. In the last 7 years of the UPA rule, the compliance rate was 76.99%. In the last 7 years of the present government, it is 93.75. In the last 7 years of the UPA rule, the disposal was 81.79, or in figures 1,32,406. Whereas in the present government, it is almost 92%, 1,60,643. So I think living in the era of evidence, we have sufficient reason to feel satisfied about the progress. Shri Sujit Kumar. Sir, there are about 3.15 lakh cases, complaints or appeals pending before the Central Information Commission or the 25 state information commissions across the country. So I wanted to know what are the steps that the government is contemplating to take, but already Honorable Minister has answered that in the previous query. So I'm thankful to him for that. Question number 170, Shri Pabitra Margarita. Question number 170. Honorable Minister. Supplementary one. So 170 for my first supplementary. We, the Northeastern people, are really thankful to the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji for the centre's budget allocation to the Northeast, which is almost double compared to the last other governments. So donor and Northeast Council, that is NSS budget and projects are also increasing. Your question, yes, sir. But thing is that my question is that what system has been adopted by NEC for monitoring the proper and speedy implementation of these projects, as donor covers a huge geographical area of 8 states? Honorable Minister. Sir, Honorable Chairman, sir, NEC का जितने भी प्रोजेक्ट्स है, डोनर का जितने भी प्रोजेक्ट्स है, वो 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स है. वो स्टेट गवर्नमेंट्स को देते हैं, कुछ एनजीओस को भी देते हैं. अभी पहले तो जिस प्रोजेक्ट्स को हम सैंक्शन करते थे प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं होता था. अभी हम प्रयास कर रहे जियो टैगिंग के साथ जो प्रोजेक्ट्स जितना काम हो रहे उसका रिपोर्ट लेना, ठीक तरीके से प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंटेशन करना. वो भारत सरकार के द्वारा लगातार अभी हर स्टेट कैपिटल में भी हमारा डोनर मिनिस्ट्री का एनईसी का ऑफिसर्स भी खोले हैं. अभी पहले नहीं थे. हमारा स्टाफ, हमारा जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर लेवल ऑफिसर भी रेगुलर जाते हैं, स्पॉट में देखते हैं, प्रोजेक्ट का रिपोर्ट देते हैं और रेगुलर प्रॉपर मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं. सप्लीमेंट्री 2. Yes, sir. I'd like to ask Honorable Minister Donor, what are the major initiatives, projects and schemes are in progress in Northeast India under his department? The major Honorable projects. Minister. अध्यक्ष जी, जनरली डोनर मिनिस्ट्री जो खुद का बजट के साथ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हम करते हैं, मगर डोनर मिनिस्ट्री का लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सभी मिनिस्ट्रीज का जितना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स है, छोटा प्रोजेक्ट्स है, उसका मॉनिटरिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्टर के साथ कोऑर्डिनेशन करना. जो भी गैप फंडिंग होता है
सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, नहीं तो एक स्टेट के बीच में दूसरा स्टेट में जो छोटे छोटे रोड्स होते हैं वो प्रोजेक्ट्स लेते हैं। ओरिजिनली डोनर मिनिस्ट्री का काम है, एनईसी का काम है कोऑर्डिनेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट। सर श्री बिप्लब कुमार देव। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को पूछना चाहता हूं, जो एनईसी के जो मूल टोटल फंड है और उसकी राज्यवर मिनिमम त्रिपुरा को 12% देने की प्रावधान है, तो वो 12% त्रिपुरा राज्य को क्यों नहीं दी जाती और मंत्री जी को इसके बारे में जानकारी है क्या नहीं? ऑनरेबल मिनिस्टर। अध्यक्ष जी, बिल्कुल पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो जितने भी एनईसी का बजट होते हैं उसमें 30% चेयरमैन सर हम जो बैकवर्ड एरियाज के लिए एलोकेट करते हैं। जो बचे 70% में उसमें 40% 60% स्टेट्स को देते हैं। उसमें सही बात है त्रिपुरा को 12% एलोकेशन करते हैं एज पर पॉपुलेशन। जरूर 12% पॉपुलेशन के हिसाब से त्रिपुरा को मिलता है। जो स्टेट गवर्नमेंट जितना प्रोएक्टिव रहते हैं, हमारा प्रोजेक्ट जितने भी देते हैं प्रोएक्टिव कंप्लीट करना चाहिए। नया प्रोजेक्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोजल होना चाहिए, इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन भी पूरा स्टेट गवर्नमेंट ही करना है। और जो बचे सो और थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो बड़ा प्रोजेक्ट से लेने के लिए हम प्रयास करते हैं। हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ना त्रिपुरा हो ना अरुणाचल प्रदेश हो, पूरा तरीके से नॉर्थ ईस्ट को डेवलपमेंट करने के लिए भारत सरकार पूरा कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। मैं एक ही आपको बताना चाहता हूं सर, जो नॉर्थ ईस्ट में जब हमारा सरकार मोदी जी सरकार के नेतृत्व में जो सरकार आए हैं, जब बजट था अध्यक्ष जी 36,000 करोड़ का बजट था। अभी इस 8 साल में उसमें बढ़कर अभी ये साल टोटल 68,000 करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ है। इतना डिफरेंस है। 4 साल में जो काम जितने हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, रोड सेक्टर में रोड कनेक्टिविटी हो, ट्रेन कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो और आकर में वाटरवे कनेक्टिविटी हो, इंक्लूडिंग चेयरमैन सर पॉलिटिकल कनेक्टिविटी, क्योंकि इनस्टेबल गवर्नमेंट्स रहते थे नॉर्थ ईस्ट में। अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे स्टेट्स में एक स्टेबल गवर्नमेंट आया। डेवलपमेंट के बारे में हेल्थी कंपटीशन आया। पहला हेल्थी कंपटीशन नहीं रहते थे। अभी पूरे चीफ मिनिस्टर्स हमारा स्टेट आगे बढ़ना चाहिए, हमारा स्टेट विकास के रास्ते पे जाना चाहिए, ऐसा एक हेल्थी कंपटीशन डेवलपमेंट में हो रहा है। जरूर कोई स्टेट के साथ हम इंडिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे। श्री वीरेंद्र प्रसाद बैसे। Thank you, Chairman, sir. Players of the northeastern region played very important role, Olympic movement and national sports arena, sir. We are thankful to Honorable Prime Minister. Your question, sir. Yeah, I'm coming to question. I'm thankful. We are thankful to Honorable Prime Minister and Union Government to sanctioning sports university in Manipur, sir. Sir, my question is for the Olympic movement, Olympic medalist Mary Kom, Olympic medalist Lavnina, Olympic medalist Mirabai Sanu is from northeastern region. My straight question to the Honorable Minister for the development of sports to improve activities of the sports, is northeastern region NEC going to provide or going to produce some more stadium or in sports infrastructure in the north? Honorable Minister. सर, हमारा अध्यक्ष चेयरमैन जी, हमारा एनईसी के द्वारा हो, डोनर के द्वारा हो, स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो गैप फंडिंग होते हैं स्टेडियम्स के लिए अलग अलग जगह हम दे रहे हैं। मेन मैं बताना चाहता हूं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इसका मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। जो गैप फंडिंग होना चाहिए हम जरूर स्पोर्ट्स में देते हैं। उनका आंसर में भी अध्यक्ष जी, भारत सरकार आजाद के बाद पहली बार एक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में स्थापित किया गया। पहला नहीं थे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भारत सरकार को, मोदी जी को मालूम है नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स अच्छा एंकरेजमेंट देने के लिए हम काम कर रहे हैं। उसका रिजल्ट भी अब 2-3 साल से नॉर्थ ईस्ट में दिख रहे। जरूर आने वाले दिन में भारत सरकार के द्वारा
नॉर्थ ईस्ट के अंदर एनईसी के द्वारा हो, डोनर का मिनिस्ट्री के द्वारा हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा हो, जरूर स्पोर्ट्स के लिए हमारा एजेंडा में नंबर 1 है। नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स में जरूर नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स के विकास में हम काम करेंगे। श्री रंगवरा नर्सरी। Sir, I want to know from Honorable Minister, my question is, will the Minister be pleased to tell the present status of Aifali Bridge construction under Donor Ministry on I River in the district of Chirang, Assam, including fund position, sanction, fund release so far, and timeline of completion? Honorable Minister. देखिए, इस प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं आपका अनुमति से कंसर्न मेंबर को उसका डिटेल में पोजीशन के साथ मैं प्रोग्रेस बताऊंगा। अध्यक्ष, क्वेश्चन नंबर 171 श्री एम मोहम्मद अब्दुल्ला। ऑनरेबल मिनिस्टर। विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है मान्यवर। श्री युगल सिंह लोखंडवाला। धन्यवाद माननीय महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, पिछड़े एवं आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए पर्यटन क्षेत्र में लाने वाले स्किल डेवलपमेंट की कोई योजना है? ऑनरेबल मिनिस्टर। जी, हम आदिवासी क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में और मातृशक्ति कहीं की भी हो, हर क्षेत्र की मातृशक्ति को कौशल विकास की ट्रेनिंग देते हैं। IHM के माध्यम से देते हैं, FCI के माध्यम से देते हैं, IITTM और ICI के माध्यम से भी हम ट्रेनिंग देते हैं और पूरी व्यवस्थाएं करते हैं। अबीर रंजन विश्वास। So my question is, though not related to this subject, but is of grave concern, sir. No, confine to the question. Sir, often it appears in the media that ask your question. Yes, sir. Foreign tourists are ill-treated by goons and miscreants, and this paints a very gloomy picture of our nation abroad. Sir, I would like to know what effective steps have the government taken or is contemplating to combat this menace. Thank you, sir. Honorable Minister. जो फॉरेन टूरिस्ट के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में, उसका सेफ पैकेज के बारे में आदरणीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है। भारत सरकार स्टेट क्योंकि लैंड ऑर्डर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, फिर भी भारत सरकार होम मिनिस्टर के द्वारा लगातार समय समय पर हम एडवाइजरीज भेजते रहते हैं। उसके साथ साथ हर स्टेट गवर्नमेंट में एक टूरिज्म पुलिस के नाते जो टूरिस्ट आते हैं उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए, इसके दृष्टिकोण से टूरिज्म पुलिस के नाते वो भी खोल रहे और उनके एक टोल फ्री नंबर भी दे रहे, क्योंकि जो आज भारत में जो सेफ टूरिज्म कंपेयर टू अदर कंट्रीज, भारत में एक कंपटीशन के नाते टूरिज्म का काम बढ़ रहा है। अभी आप देखिए अध्यक्ष जी, जो इस कोविड के बाद जितने टूरिज्म, डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़े हैं, दुनिया में कोई देश में इतना टूरिज्म नहीं बढ़े हैं, सिर्फ भारत में बढ़े हैं। आजाद के बाद अध्यक्ष जी, पहली बार चेयरमैन सर, आजाद के बाद जम्मू कश्मीर श्रीनगर में इतने टूरिज्म बढ़े हैं। आजाद के बाद पहली बार आप आर्टिकल 370 एप्लीकेशन के बाद दिख सकते हैं। श्री अनिल बालूनी। धन्यवाद सभापति जी। अभी कुछ समय पहले हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर एक होटल के अंदर एक महिला कर्मी के साथ हत्या हुई और दुराचार भी हुआ। पूरे देश के टीवी चैनल्स में उस विभत्स कांड को हम सभी ने देखा है। तो मेरा माननीय मंत्री जी से ये सवाल है कि जो महिला कर्मी राउंड द क्लॉक इस तरह के होटल्स में और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में काम करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? ऑनरेबल मिनिस्टर। I already informed the House. This is a subject of the state government. मगर अध्यक्ष जी, आपको मैं बताना चाहता हूं, महिला जो वुमेन आज टूरिज्म सेक्टर में काम करे, पूरे फ्लाइट्स में महिला अभी उस एयर होस्टेस के नाते पूरे 100% महिला काम कर रहे, होटल्स में रिसेप्शन में भी हो, और इंक्लूडिंग अध्यक्ष G20 के दृष्टिकोण से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम महिला ड्राइवर्स को ट्रेनिंग दे रहे।
अदर कंट्रीज के लैंग्वेजेस के सिखा रहे, जितने G20 कंट्रीज के लैंग्वेजेस है। महिला ड्राइवर्स को, वो बस ड्राइवर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, उनका स्पेशल ट्रेनिंग मोदी जी के नेतृत्व में, उनके आदेश पर हम टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके साथ साथ अभी होटल्स में, अध्यक्ष, होटल्स में हो, अभी अलग अलग जगह गाइड्स में, टूरिस्ट गाइड्स भी महिलाओं को स्पेशल गाइड्स ट्रेनिंग देके हम आज इस G20 के लिए तैयार करें। जो आइसोलेटेड इंसिडेंट है वो जरूर स्टेट गवर्नमेंट का लैंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है। हम चाहते हैं, भारत सरकार चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट से लगातार बातचीत करे, कोई भी इंसिडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके कारण भारत का इमेज कम होगा, उसके कारण टूरिस्ट भी आने का भी बारण टूरिस्ट का भी होगा। इसीलिए जो कर्मचारी है, जो आपको मालूम है अध्यक्ष जी, पूरे जो लेबर डिपार्टमेंट का, आदरणीय लेबर मिनिस्टर भी इधर है, लेबर डिपार्टमेंट का जितना नाम्स अदर सेक्टर में लागू होता है, वही नाम्स, वही रूल्स, वही रेगुलेशंस, वही प्रोटेक्शन जो टूरिज्म डिपार्टमेंट, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करते हैं, उस महिला कर्मचारी को भी लागू होता है। श्री राघव चड्डा। सर, आज जो सवाल पूछने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, ये आस्क योर क्वेश्चन। सर वही पूछ रहा हूं सर, देश और दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। सर, पंजाब में श्री अनंतपुर साहब में स्थित तख्त श्री केशगढ़ साहब वो पवित्र स्थान है जहां गुरु गोबिंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना करी थी। यहाँ होला मोहल्ला भी बहुत बड़ा होता है, यहाँ लोग, लाखों लोग मत्था टेकने आते हैं, परमात्मा से आशीर्वाद लेने गुरु साहब के यहाँ मत्था टेकते हैं। मेरा मंत्री जी से सवाल यह है कि क्या श्री अनंतपुर साहब को हेरिटेज सिटी का दर्जा देकर और वहां स्पेशल फंड्स देकर विकास कार्य कर उसे एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हेरिटेज सिटी बनाने के लिए अगर कोई कदम माननीय वित्त मंत्री जी उठा रहे हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर जी, जरूर इस विषय पर हम ध्यान देने वाले, क्योंकि समय समय पर स्टेट गवर्नमेंट्स का प्रपोजल आना चाहिए। जो स्टेट गवर्नमेंट का प्रपोजल है तो जरूर करेंगे। अब जो अभी प्रस्तावित किया है वो ऑलरेडी हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 172 श्री बिनोय विश्वम। ऑनरेबल मिनिस्टर। श्री हरनाथ सिंह यादव। श्री हरनाथ सिंह यादव। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने वन विभाग, वन निगम, भारतीय वन संरक्षण आदि के अनुसंधान संस्थान के माध्यम से वनों के संरक्षण, अनुसंधान और विकास के लिए सतत अध्ययन करने हेतु कोई कार्य योजना निर्धारित की है? यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है? ऑनरेबल मिनिस्टर। वन पर्यावरण संरक्षण के अधिनियम को बहुत बारीकी से अध्ययन किया है और उस दृष्टिकोण से जिस प्रश्न के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है, पर्यावरण संबंधी जो हमारे अध्ययन है, विशेष करके जो 1986 में हमारा जो अपराधों के श्रेणी से हटाने के लिए उसको कैसे सरल किया जाए, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की नीति रही है कि हम ऐसे प्रावधान करें जिससे लोगों को, उद्यमियों को अपना उद्यम करने में भी वो सफल भी हों और साथ साथ इस प्रकार का दंड, छोटी से के घटना में उनको दंड करने का जो प्रावधान है, अपराध में जेल भेजने का, उसको सरल करने का, तो हम लोगों ने इस पर बहुत अध्ययन किया है और इस अध्ययन के आधार पर पर्यावरण संबंधी जो भी हमारे, चाहे वो जंगल के बारे में हो या अन्य पर्यावरण से संकट के बारे में हो, वायु प्रदूषण के बारे में हो, जल प्रदूषण के बारे में, इन सबों पर गहन अध्ययन हुआ है महोदय। श्री जवाहर सरकार। When you cannot protect the environment question. And have been determined. Honorable member, ask your question. Sir, my question is that instead of protecting the Environment Protection Act and other concomitant acts to the environment, why are you diluting the provisions and decriminalizing? Why are you converting Honorable the criminal Minister. act
into a negotiable instrument, Honorable a cash Minister. instrument. जहां तक इन्होंने प्रश्न किया है, हमने अपराध को बचाने के लिए नहीं महोदय, हमने दंड के प्रावधान को काफी अधिक बढ़ाया है। और जहां तक जो जेल हर केस में जेल दिए जाते थे, तो हमने पहला काम किया है महोदय कि जो हमने नोटिस किया 1/7/22 को 1 जून को हमने 1 जुलाई को हमने नोटिस किया था, उसमें सभी जनता से हम लोगों ने मांगा था और उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट पर भी इसको रखा गया था। और उसके बाद उसमें 61 दैनिक समाचार पत्रों में ये बातें आई थी और 73 टिप्पणियां आई थी, सुझाव आए थे। उन सुझावों को हम लोगों ने पूरी तरह से उसका अध्ययन करके और उसको वर्तमान जो हमारी परिस्थिति है, जो 26 धाराएं हैं हमारे, वो 26 धाराओं और 4 अध्यायों में जो विभाजित है, हम उसमें विशेष करके जो धारा 15 है, उस धारा 15 में जो कार्रवाई की जा रही है, जिसके अनुसार अपराधी को 1 वर्ष की अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाती है और दी जा सकती है, जिसको 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो हम सब लोगों ने ये निर्णय किया है कि हमारी सरकार का जो धारणा है महोदय, 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और दोनों को दंडित किया जा सकता है। ये अभी वर्तमान प्रावधान है। उसको और उसी में यदि विफलता होता है उल्लंघन जारी करने पर भी, तो प्रतिदिन 5,000 रुपये तक का हम जुर्माना लगाते हैं महोदय। और यदि दोष सिद्धि की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के बाद भी उल्लंघन जारी रहता है, तो अपराधी को कारावास की सजा दी जाएगी, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। ये वर्तमान परिस्थिति में है महोदय। अब इसको हम लोगों ने चेंज करने का और पूरी तरह से जो स्वनियमन के आधार पर, सेल्फ रेगुलेशन के आधार पर हम लोगों ने इसको गंभीर उद्यमों के लिए ये हमने उनके लिए लाया है। कारावास का प्रावधान है जिसे समाप्त कर दिया जाएगा और 1986 के जिस एक्ट में, और इसको हम बदलने का हमारी सरकार का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसको ठीक करने के लिए ये हमारा प्रयास चल रहा है महोदय। श्री विजयपाल सिंह तोमर। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्तमान पर्यावरण अधिनियम 1986 के चलते हुए एनसीआर क्षेत्र की जितनी स्लॉटर हाउस, डिस्टिलरी प्लांट और इंडस्ट्रीज हैं, उनके कारण अंडरग्राउंड वाटर पूरा पॉल्यूटेड हो गया। 2 लेयर पानी पीने लायक नहीं रही हैं। अब आप इसके प्रावधानों में भारी जुर्माने को भी हटाने का काम कर रहे हैं, अपराध की श्रेणी से बाहर करने का काम रहे हैं। ऐसी इकाइयों को आप कैसे निपटेंगे? कोई विकल्प देने का काम? ऑनरेबल मिनिस्टर। जुर्माने की जहां तक बात है महोदय कि जुर्माने हटाए नहीं जा रहे महोदय, ये जुर्माना तो और अधिक हम लगा रहे हैं महोदय। इसमें 1986 के जो प्रस्तावित संशोधन है, उसके जो मुख्य रूप से हमारी जो दंडात्मक प्रावधान है महोदय, उसको जुर्माना को और अतिरिक्त जुर्माना भी हम लगा रहे हैं महोदय। जुर्माना के अलावा अतिरिक्त जुर्माना। और आपकी जानकारी के लिए महोदय कि धारा 15 में उसके तहत जो सामान्य दंड में जो शामिल किया गया है महोदय, उसको शामिल किया जाएगा। 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है महोदय। और साथ साथ 5,000 जो प्रतिदिन से बढ़ा करके उसको हम 50,000 प्रतिदिन उसको जुर्माना हम कर रहे हैं महोदय। केवल जेल का जो कानून है धारा 15 के तहत, उसको हमने सरल किया है और उसमें दंड का प्रावधान को हम बढ़ाए और विशेष आवश्यकता पड़ने पर हम आपराधिक मुकदमा भी उसके खिलाफ दर्ज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 173, श्री डेरेक ओब्रेन। एब्सेंट। ऑनरेबल मिनिस्टर। टेबल ऑफ द हाउस। डॉक्टर अनुमानी रामोदास। Ambumani Ramadas. Thank you, sir. Sir, of late there's been a surge of surrogate advertisements of alcohol and tobacco products in our television content, especially for sports programs. These companies spend thousands of crores of rupees surrogately advertising their products like music CDs, drinking water, glassware, with words like keep walking or make it large and all these things. I would like to ask the Honorable Minister, what are the steps the government is taking to prevent these illegal surrogate advertisements, which is ruining our future generations who are getting addicted to alcohol and tobacco? Honorable Minister. Sir, the Honorable Member have raised a very relevant question, and I've seen him taking up this issue in the past also against the ban on cigarettes and all that in the past.
Sir, on the specific issue of the surrogate advertisement and all that, from time to time the government has issued notice to those companies, not only on the television but also on the OTT platform, if there is any. We have issued the notice to them in the Shri Dinesh Anwadia. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि देश में अश्लील चित्र बताने वाली कितनी चैनल हैं और उस पर रोक लगाने के लिए हमारी सरकार ने क्या कदम उठाए। क्वेश्चन नंबर 174 श्री अनिल देसाई। श्री कार्तिकेय शर्मा। Chairman, sir, I would like to ask the Honourable Minister whether the present government is making any efforts for conducting scientific assessment of our glorious past, history and historical facts of India from the Vedic period to the present day and introducing it into the curriculum. Because we know that the previous governments have ignored this. Your question, sir, your question. Honourable Minister. Thank you, Chairman, sir. I must compliment the Honourable Member for raising a question which is but seldom asked in this House, using modern technology to explore information from the ancient past. So I am glad to share with him that the Department of Space Technologies, Department of Space, is actually engaged in this. We have discovered some of the information remains from the Harappan civilization also. In as far as the question that was asked by him today concerning Ram Setu, though we have certain limitations in discovering that, because the history dates back to about more than 18,000 years, and that bridge, if you go by the history, was about 56 kilometers long. But yes, to some extent, through space technology, we have been able to discover species in islands, some kind of limestone shoals, which of course can't be accurately said to be remnants or parts of a bridge, but they have certain amount of continuity in location, through which some surmises can be drawn. So what I'm trying to say in a single sentence is that it's difficult to actually pinpoint the exact structure that existed there, but there is some kind of an indication, direct or indirect, that structures have existed. And we have also tried to conduct similar kind of exercises with respect to the ancient Dwarka city and other places. And I'm glad that the honourable members have also taken interest in this. Shri Sukhendu Shekhar Ray. Sir, Chandraketu God near Kolkata had been a center of civilization right from 4th century BC, an international hub of maritime trade. My question to the Honourable Minister is whether government would explore the mounds of Chandraketu God also for high-resolution satellite images along with ground-penetrating radar to search the buried site as has been done in other states. Honourable Minister. Chairman, sir, now the search of the sites and the resolution is also being used by multiple technologies. We are combining space technology with radar, with air technology. Like, for example, in the case of mapping of different areas, including different structures or different villages or even land zones, we, broadly speaking, use technology at 3 levels. We use space technology, then at the aerial level we use drones, terrestrial level we use radars. So, which gives much more precise information and much more accuracy also. And that is also the reason that India's space technology and India's technology achievements are now being acknowledged by the rest of the countries also. And just related to the honourable member's question, he'll be glad to share this information that we have conducted an extensive exercise called Swamitva under the orders of the Prime Minister Shri Modi to map the panchayats. And we've already through with 2 lakh panchayat, habitat panchayats of the country. And this was also done using the same technologies which the honourable member is hinting at, and also combining with the related other technologies, be the radar technologies, be the... Yes, this is an ongoing process. It's an ongoing process. Earlier on, it was, and it has also reduced the human interface which was happening.
So it has also saved time, saved cost, and brought in more transparency in each of the working departments. Sri M. Thambidurai. Sir, thank you, Chairman, sir. Tamil Nadu is very proud that Government of India identified the connecting the Setu. Your question, sir? I want to know the Setu, Setu bridge, sir. I want to know from the government, through you, sir, whether the government will take steps to protect and this kind of connectivity which is existing, and find out that time to establish the relationship between Sri Lanka and Tamil. Honorable Minister. Sir, the question asked by Honorable Member is very appropriately linked to what Prime Minister Modi has been time and again reiterating, the whole of government concept. So the Department of Space, which is answering the question today, may have a limited role. But yes, once a headway is made or some information is gathered, then the Ministry of the Tourism, the archives, they also come in. And ultimately, it's the whole of government responsibility to preserve our structures and also try to gather much more information and share it with the related stakeholders. Question number 175, Dr. Ashok Kumar Mittal. क्वेश्चन नंबर 175. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा गया. Supplementary 1. माननीय सभापति, धन्यवाद, आपने मुझे सप्लीमेंट की अनुमति दी. भारत सरकार के मुताबिक देश में रिकॉर्ड एफडीआई आ रही है और हमारा देश दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहा है. डॉक्टर मित्तल, योर क्वेश्चन. तो ऐसे में मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पिछले 8 वर्षों में देश में सरकारी दायरों में, सरकार में और प्राइवेट सेक्टर में कितनी नौकरियां पैदा हुई? ऑनरेबल मिनिस्टर. माननीय सभापति महोदय, देश में रोजगार के सर्वे के लिए 3 माध्यम उपलब्ध हैं. सबसे पहले देश के सामान्य क्षेत्र में रोजगार के लिए पीरियडिक लेबर सर्वे है. पीरियडिक लेबर सर्वे जो है हर तिमाही माह में होता है. उसके जो डाटा है मैंने उत्तर में प्रस्तुत किए हैं. जो डाटा ये बताता है कि 2018-19, 19-20 और 20-21 में जो बेरोजगारी प्रतिशत 5.8, उसके बाद 4.2, 4.8 और 4.2 हुई है, जो ये दर्शाता है कि देश में बेरोजगारी दर में कमी आ रही है. दूसरा जो है भारत सरकार के लेबर ब्यूरो के द्वारा, जिसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है, अब हम 2 सर्वे करते हैं, एक इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे और एक एरिया बेस्ड सर्वे. इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे की रिपोर्ट आनी प्रारंभ हो गई है और इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे की भी तिमाही रिपोर्ट आई है. वो ये बताता है कि एग्रीकल्चर के अलावा जो 9 क्षेत्र हैं, जिसमें हॉस्पिटलिटी आता है, एजुकेशन आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, मैन्युफैक्चरिंग आता है, ऐसे 9 क्षेत्रों में जो रोजगारों का सृजन हुआ है उस रिपोर्ट के अंतर्गत उपलब्ध है. तीसरा, जो रजिस्टर्ड संस्थान है उनका जो रोजगार है वो पीएफओ के माध्यम से, जो प्रोविडेंट फंड में रजिस्ट्रेशन है उसके माध्यम से आता है. वो भी ये दर्शा रहा है कि देश में लगातार प्रोविडेंट फंड में रजिस्ट्रेशन में वृद्धि हो रही है. सप्लीमेंट्री नंबर 2. धन्यवाद. सरकार द्वारा किए गए ऑल इंडिया फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो के मुताबिक महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो कि 1999 में 40% था, वो अब कम होकर 25% रह गया है. मतलब हमारे देश की महिलाओं की स्थिति पहले से ज़्यादा दयनीय होती जा रही है. क्या ऐसी स्थिति में सरकार महिलाओं के लिए अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जैसी कोई योजना लाने का विचार कर रही है ताकि हम अपनी महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सके? शहरी क्षेत्रों में रोजगार की दृष्टि से सरकार के द्वारा अनेक योजनाओं को अनुपालन किया जाता है और सबसे ज़्यादा जो प्रधान मुद्रा योजना है उसके अंतर्गत ज़्यादातर लोन महिलाओं को ही मिले हैं. उसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और अन्य योजनाओं के माध्यम से ये सभी रोजगार के क्षेत्रों को बढ़ाने का कार्य किया जाता है. जहाँ तक महिलाओं के रोजगार का विषय है, सरकार उनके रोजगार, उनके कार्यबल को बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और जो नए लेबर कोड भी आए हैं उनमें उनके वेतन की समानता, उनकी कार्य दिशा, उनकी कार्य करने की रात्रि पाली में अनुमति, उन सब विषयों को सरकार ने पूरी तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास किया और उसके सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं.
Shri Raiga Krishna. Krishna Iya. Respected Chairman, it is learned that more than 16 lakhs vacancies are there in government departments and at the same time public undertakings. At the same time, it is accumulated more than 1400 IAS officer posts and 900 and above IPS officer posts, which is very large. Why government is delaying to fill up all these vacancies at a time? Honorable Minister. किए जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डीओपीटी इस मामले को पूरी तरीके से देखता है, लेकिन जैसा कि आपके संज्ञान के अंतर्गत है, प्रति माह ये रोजगार जो है लगातार नौजवानों को दिया जा रहा है और हमने देखा है कि पिछले 2 माह में लाखों रोजगार देश के नौजवानों को इस सरकारी क्षेत्र में भी दिए गए हैं और सरकार के द्वारा जो लक्ष्य तय किया गया उसको निश्चित समय में सरकार पूरा भी करने वाली है। Question number 176, Dr. Dharamisthala Virender Hegde. Honorable Minister. Shri Jugal Singh Lokhandwala. धन्यवाद माननीय महोदय। माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से काफी सारे फेक न्यूज आते हैं, तो क्या उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने कुछ आगे कुछ सोच रखा है, उसमें कुछ एक्शन लिया है? धन्यवाद। Honorable Minister. सर, आईटी रूल्स के अनुसार जहां पे भी ये लगता है कि कोई ऐसी खबर जो देश को तोड़ने के लिए हो, देश की रक्षा सुरक्षा में बात करती हो या भ्रम और भय फैलाने वाली हो, उसके नियम के अनुसार सर आईटी एक्ट के 69A के अंतर्गत, क्लॉज के अंतर्गत हमने कार्रवाई की है, समय समय पर की है। जैसे कि ऐसे चैनल्स जो देश के खिलाफ मुहिम चलाते थे दुनिया भर में और देश के अंदर भी भय और भ्रम फैलाने का काम या समाज को तोड़ने का सर काम करते थे, तो YouTube के 104 ऐसे चैनल्स को बंद किया गया है, 45 इंडिविजुअल वीडियोस को प्रतिबंध किया गया है। इस सर हम लिखते हैं उनको और फिर आगे वही कार्रवाई करते हैं। फेसबुक के भी ऐसे 4 अकाउंट्स को और 2 पोस्ट को बंद किया गया है। इंस्टाग्राम के भी ऐसे 3 अकाउंट्स, ट्विटर के 5 अकाउंट्स हैं सर, और ऑडियो स्ट्रीमिंग जो 3 पॉडकास्ट चैनल्स हैं और ऐप्स ऐसी अलग अलग थी वैसी 2 ऐप्स को भी और 6 वेबसाइट्स के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए आईटी एक्ट के 69A क्लॉज के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए सर पहले भी सरकार ने कदम उठाए हैं और अगर जरूरत पड़ी तो भारत की रक्षा सुरक्षा के लिए ऐसे कदम भविष्य में उठाने में भी कोई कहीं पर कमी नहीं आएगी। इस बात के लिए मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं। श्री राकेश सिन्हा। सभापति महोदय, डिजिटल माध्यमों में खास करके फेसबुक में कुछ ऐसी मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि डिजिटल माध्यमों में कुछ ऐसे ऐड और कुछ ऐसे समाचार आते हैं जिसका जो नई युवा पीढ़ी को भटकाने का काम करती है, खास करके सेक्स सेंट्रिक चीजें आती हैं, उसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है, क्योंकि इसका असर नई पीढ़ी पर बुरी तरह से पड़ रहा है। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, जो नियम के बाहर कुछ भी अगर ऐसा एडवर्टाइजमेंट होता है तो उसको समय समय पर कार्रवाई करने के लिए नियम अनुसार ही उनको नोटिस भी दिया जाता है। लेकिन सर आईटी रूल्स में 2 इसके हिस्से हैं, एक तो न्यूज़ वाला और एक ओटीटी में कंटेंट वाले पार्ट पे आते हैं। अगर कोई प्रोग्राम ऐसा है तो उस पे भी अलग अलग सर एज ग्रुप के लिए अवसर दिए गए हैं। यूनिवर्सल है 3 साल से ऊपर वाले के लिए, 7 साल से ऊपर वाले के लिए, 13 साल से ऊपर या फिर 16 साल और उससे ऊपर अडल्ट वाला आता है। तो हर कोई अपना चैनल पर चुन सकता है कि उसको किस एज ग्रुप का बच्चा कौन देख रहा है। इस पे आर्टिस्टिक फ्रीडम भी है कि वो अपने पक्ष को दिखा भी सकते हैं और जो श्रोता है सर, जो दर्शक है देखने वाला, उसको भी एक ओपन चॉइस मिलती है कि क्या देखना चाहता है। तो दोनों के लिए फ्रीडम है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए नियम और कानून भी वैसे बनाए गए कि समय समय में उनके ऊपर कार्रवाई भी की है और भविष्य में भी कभी आपके संज्ञान में ऐसा कोई प्रोग्राम आए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। के माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में यूट्यूब आस्क क्वेश्चन अथवा फेसबुक के माध्यम से कितने मुकदमे कायम हुए हैं और इस पर अब तक कितनी कार्रवाई? ऑनरेबल मिनिस्टर। ऑनरेबल चेयरमैन सर,
उत्तर प्रदेश में स्पेसिफिक कितने हुए ये मैं अभी तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि राज्य में अगर कोई ऐसी कार्रवाई हुई है उसकी जानकारी प्राप्त करके माननीय सांसद जी को पहुंचाने का हर संभव प्रयास करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 177 श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल। राष्ट्रपति के साथ एवं सदन के पटल पर रख दिया गया है। Honorable members, House stands adjourned till 2 p.m.